फिर से जरा ध्यान देंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या था बच्चा? n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो मामला खत्म है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेके आ गए हैं। नेम इज एन फैक्टर कैलकुलेशन। बच्चा ये एन फैक्टर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की, या फिर बात करें एन रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन में जब आप लोग टाइट्रेशंस करते हैं या फिर आप लोग नॉर्मेलिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पर आपको एन फैक्टर की जरूरत होती ही होती है। विदाउट एन फैक्टर आप लोग टाइट्रेशन हो या फिर नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन हो, आप लोग नहीं कर सकते। तो आओ देखते हैं ये एन फैक्टर होता क्या है। देखिए बच्चा, एन फैक्टर अगर मैं बात करूं एक एसिड के लिए कि एन फैक्टर इज व्हाट, तो सिंपली इट इज द नंबर ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड। बहुत सिंपल है बच्चा। अगर मैं एक एसिड के लिए बात करूंगा तो ये सिंपली नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड होता है। जैसे कि कोई H प्लस हुआ, लेट्स से बच्चा, जैसे कि कोई एक H प्लस हुआ, एक एसिड हुआ लाइक HCl हुआ, उसने एक H प्लस रिलीज किया इस तरीके से, तो आप क्या कहोगे? कितना हुआ एन फैक्टर? ऑब्वियस सी बात है 1, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस इज 1। एन फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आप के पास कोई ऐसा एसिड है जो कि 2 H प्लस निकाल सकता हो या फिर एक से ज्यादा निकाल सकता हो, फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से बेटा जी H2SO4 पड़ा था। अब सॉल्यूशन में आपने ऐड किया तो पता लगा कि H2SO4 तो 2 H प्लस रिलीज करता है। ओके सर, अगर कोई 2 H प्लस रिलीज कर रहा है तो बहुत सिंपली आप कह सकते हो कि एन फैक्टर की कैलकुलेशन हो जाएगी 2। सिमिलरली एवरीवन, अगर मैं एसिड्स की ही बातें करता रहूं तो यार एसिड कितने H प्लस रिलीज कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि HNO3 हुआ, तो क्या किसी मॉलिक्यूल के पास जितने H प्लस हैं, जितने हाइड्रोजन हैं, वो सारे रिलीज कर देता है या फिर कुछ बचा भी लेता है? और अगर कुछ बचा भी लेता है तो कब? जैसे कि HNO3 के पास तो सिर्फ एक था, उसने एक रिलीज करवा दिया। परंतु बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड, इसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? बोले सर 3 तो यहां पर है, 1 यहां पर है। तो क्या सारे रिलीज कर देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी H प्लस हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक एसिड वो सारे ही H प्लस रिलीज कर दे सॉल्यूशन में। कुछ हाइड्रोजन होते हैं जो रिलीज करेगा और कुछ होगा जो अपने साथ ही लेके बैठा रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एक बात बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मॉलिक्यूल कितने H प्लस रिलीज करने वाला है, कोई एसिड कितने H प्लस रिलीज करेगा? उसका पता लगाने का कुछ तो तरीका होना चाहिए, यस और नो। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक और है H3PO4। हम बहुत कंफ्यूज यार, H3PO4 की बात करते हैं तो पता लग रहा है कि ये 3 H प्लस रिलीज कर रहा है, इसका एन फैक्टर हो जाएगा। अरे एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? एन फैक्टर हो जाएगा इसका 3। पर वहीं पर अगर हमने बात कर दी H3PO3 की, तो फिर ये बात अलग हो जाती है। यहां पर इसका मन करता है सिर्फ 2 ही H प्लस रिलीज करूं, एक को अपने साथ ही रखता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें ऐसा क्या था कि इसने सिर्फ 2 ही H प्लस रिलीज करे? वो छोड़ो यार, यहां पर देखो H3PO2 के बारे में। H3PO2 को जरा देखो, इसने तो सिर्फ एक ही H प्लस निकालना है। इसने बेटा जी सिर्फ और सिर्फ एक ही H प्लस निकालना है। अगेन ऐसा क्या है कि कुछ एक निकाल रहे हैं, कुछ दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स एसिड 2 निकाल रहे हैं, कुछ 3 निकाल रहे हैं, कुछ 4 हैं तो उसमें से एक ही निकाल रहा है। बच्चा कुल मिला के हाइड्रोजन्स के टाइप में फर्क है। देखो हाइड्रोजन भी ना, बहुत ध्यान सुन लो, हाइड्रोजन भी ना 2 कैटेगरी के होते हैं। एक एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी बच्चा 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन एक्चुअली आपके 2 टाइप के होते हैं। कुछ तो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन और कुछ होते हैं बच्चा नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। आप एसिडिक हाइड्रोजन को तो रिलीज करवा सकते हो, पर जो भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नॉन एसिडिक है, उसको आप कतई रिलीज नहीं करवा सकते, वो उस मॉलिक्यूल के साथ ही रहेगा। पर क्वेश्चन यही अटका रह गया कि कैसे पता लगेगा भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि
इस मॉलिक्यूल में इतने एसिडिक हाइड्रोजन है और इतने नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है, हमें भी तो पता लगना चाहिए, बिल्कुल पता लगना चाहिए। उसका एक तरीका है बच्चा, इफ हाइड्रोजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद फ्लोरीन लाइक क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्शन होगा तो वो एसिडिक कहे जाएंगे, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हुए तो उनको बोलेंगे नॉन एसिडिक। फॉर एग्जांपल, कोई हाइड्रोजन बच्चा कार्बन से कनेक्टेड है, आपको ये नॉन एसिडिक है। कोई हाइड्रोजन अगर फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कहो नॉन एसिडिक है। कोई सल्फर से, कोई लेट्स से सिलिकॉन से कनेक्टेड है, कहो नॉन एसिडिक है। क्लियर हुआ? तो अगर आपने दिमाग में इतनी सी भी गांठ बांध ली है कि भाई कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से कनेक्टेड होगा, वो भी डायरेक्टली, तो वो होंगे एसिडिक और वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आओ इसके हिसाब से क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चा कुछ। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने जो करवाया था CH3COOH का था, एसिडिक एसिड इसे बोलते हैं। अब देखो बच्चा, इस एसिडिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है इस तरीके से, ये आपका OH हो गया, ये जो H है ना यार वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये सारे जो H है ना बेटा वो कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये वाला H हुआ एसिडिक, और एसिडिक का अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, एसिडिक का मतलब वो जो कि रिलीज हो जाएगा। नॉन एसिडिक बेटा ये सारे हो गए क्या, नॉन एसिडिक। क्यों हो गए नॉन एसिडिक? क्योंकि कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहां पर ये हो जाएगा इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो यार, आ ही जानी चाहिए, बिल्कुल आ ही जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था H3PO4, करेक्ट? अभी करके आए इसको बेटा। H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल, बेटा कि यहां पर ये सारे के सारे हाइड्रोजन एसिडिक हैं कि नॉन एसिडिक। आप खुद देखो, क्या ये HO से कनेक्टेड है? हाँ है। ये वाला भी है क्या? ये वाला भी है क्या? अगर सारे हाइड्रोजन बच्चा O से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो ये सारे हो जाएंगे एसिडिक, और अगर एसिडिक हुए तो रिलीज होंगे, और N फैक्टर हो जाएगा 3। आई होप कि मामला समझ में आ गया होगा। बट वहीं पर अगर बेस की बात की जाए तो बेस का क्या होता है? एसिड के केस में तो हमने देखा कि नंबर ऑफ H+ रिलीज इज इक्वल टू N फैक्टर। ऐसे ही बच्चा बेस में OH रिलीज्ड, एक बेस कितने OH रिलीज करता है वही होता है उसका N फैक्टर। तो बेस के लिए द नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बहुत इजी है, जैसे कि आप NaOH ले लो यार। यू ऑल नो वेरी वेल कि NaOH पानी में जाएगा तो ये सिर्फ एक H+ रिलीज करेगा और एक एक Na+ रिलीज करेगा और एक OH- रिलीज करेगा, दैट्स ऑल, खत्म। अगर KOH को अगर वाटर में ऐड कर दिया जाए तो ये K+ रिलीज करेगा एंड एक OH- रिलीज करेगा और खेल खत्म। ये इसका N फैक्टर कैलकुलेट कर लो, चलो कर लो। ये हो गया 1, N फैक्टर की वैल्यू हो गई 1। इसी तरीके से आप देखिए कि MgOH का होल टॉइस है आपके पास। आप जानते हैं कि इसके पास 2 OH हैं तो ये 2 OH रिलीज करेगा। इट्स सो इजी, राइट? N फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 2। तो ये बहुत इजी है एसिड बेस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर कभी हम लोग एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर रहे, कभी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस की तरफ बात करेंगे, कोई रिएक्शन की तरफ बात करेंगे। एक रिएक्शन में क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग टाइट्रेशन में हमेशा एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं करोगे, या फिर आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में सिर्फ एसिड बेस की ही नॉर्मेलिटी डिस्कस करोगे, नहीं ना। आप रिडॉक्स रिएक्शन भी करेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से होती है, आओ स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इट इज बेटा जी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए या फिर किसी भी नॉर्मल रिएक्शन के लिए, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बाय अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बस वही होता है N फैक्टर उसका। जैसे कि KMnO4 देखो बच्चा, KMnO4 में Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो एटम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +7 से अगर +2 तक जाता है, ध्यान से देखो, अगर +7 से +2 तक जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने कैप्चर करेगा? 5। 7 से
+2 तक 5 इलेक्ट्रॉन का गैप है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर किया, बस यही हो गया इसका n फैक्टर। तो बच्चा इस पूरे मॉलिक्यूल ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए, तो आंसर है 5। तो n फैक्टर हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टर के लिए, n फैक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का क्या रोल है सर, यहां पर बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, अगले एग्जांपल में बता दूंगा, पर अभी के लिए देख लो बच्चा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोले कितने, बोले 5। नंबर ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ Mn इन दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, एक ही है, तो ये 1, तो इट विल बिकम इक्वल टू 5। बोले सर थोड़ा सा और बताओ, देखो देखो समझो, अगर कोई कहे कि सर K2Cr2O7, अरे क्या, अगर कोई कहे कि सर K2Cr2O7 है हमारे पास, K2Cr2O7 है और हमको इसका n फैक्टर बताना है, ये क्रोमियम जो है वो चला गया है +3 पर, पहले कहां पर था, तो पहले था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, पहले था ये +6 पर। अब +6 से इसकी जर्नी है, +6 से इसकी जर्नी है +3 तक की। ध्यान से देखो, एक क्रोमियम +6 से +3 तक जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने ट्रांसफर किया, पर मैं आपसे पूछता हूं बेटा, क्या सिर्फ यहां पर इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही क्रोमियम है या फिर एक से ज्यादा है? साफ साफ दिख रहा है कि 2 क्रोमियम है जनाब। एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो 2 क्रोमियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, बात बहुत सीधी सी है, ठीक है। तो इसका n फैक्टर हो जाएगा, इसका n फैक्टर हो जाएगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6, दैट्स ऑल, खत्म। देखो जरा, देखते हैं बेटा कि अगर FeO की बात करी जाए तो क्या होगा। FeO में आप चेक करो यहां पर कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Fe इज इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। यहां पर Fe कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, +3 में है, यही तो है। अब अगर ये +2 से +3 में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बोले सर 1, और इसमें एटॉमिसिटी कितनी है, बोले सर फिर से 1, इट विल बिकम इक्वल टू 1, करेक्ट। पर बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना, बहुत ध्यान से समझो इसको। अगर आप यहां पर FeO का n फैक्टर निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी दैट इज इक्वल टू 1। बट अगर कभी रिएक्शन ऐसी हो रही है बच्चा कि Fe2O3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है FeO में, अब देखो मामला अलग हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और वो जा रहा है +2 तक, वो तो हमें पता था सर। पर बच्चा यहां पर आप चेंज तो ठीक है एक का हो रहा है, पर इधर आप एटॉमिसिटी चेक करो, क्या एटॉमिसिटी है। आप n फैक्टर किसका निकाल रहे हो, आप यहां पर n फैक्टर Fe2O3 का निकालने बैठे हो, तो इसकी एटॉमिसिटी है 2, इट विल बिकम इक्वल टू 2। तो याद रहे, याद रहे, हाँ, एटॉमिसिटी किसकी काउंट की जाए वो भी दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट है उसी की एटॉमिसिटी देखी जाती है, प्रोडक्ट की देखी नहीं जाएगी, ठीक है, इसकी देखी जाएगी। आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चा टाइप ऑफ रेडॉक्स में। अब देखो बात ऐसी है कि अब तक मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो एक सिंपल सा n फैक्टर कैलकुलेशन है सिंपल रेडॉक्स के लिए, बट सही बताऊं तो रेडॉक्स भी कई कैटेगरी के होते हैं, रेडॉक्स भी कई टाइप के होते हैं। बच्चा अगर आपको टाइप ऑफ रेडॉक्स समझ में आ गया तो आप n फैक्टर को कंप्लीटली समझ पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। अगर आप लोग सारे टाइप ऑफ रेडॉक्स समझ जाओ और उसके n फैक्टर कैलकुलेशन समझ जाओ तो आप समझना कि ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स कितना होता है। बहुत ध्यान से देखना, इसको पहचानना कि रेडॉक्स के कितने टाइप होते हैं, उनमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, पर उस थोड़े से फर्क को पकड़ा करो आप। यहां पर देखो बेटा, एक आपको KMnO4 दिख रहा है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहां पर ये +2 है, +7 से ये +2 में गया है, तो इसका क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया है, तो इसका हो गया है रिडक्शन, रिडक्शन। और Fe2+ से ये गया है Fe3+ में, तो मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। और जब कभी किसी मॉलिक्यूल किसी एक रिएक्शन में एक भाई का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, तो उसको बोलते हैं सिंपल रिडॉक्स। सिंपल रिडॉक्स। वहां पर एन फैक्टर बहुत सिंपली कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? आप यहां पर देख लो, इसका एन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए इधर से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज करता है? बोले सर 5। तो एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई एटोमिसिटी, दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। यहां पर कैसे निकालेंगे? तो सर 2 प्लस से 3 प्लस पे गया, तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन इसके लिए हो जाएगी, एन फैक्टर हो जाएगा बेटा कितने का चेंज? बोले 1 का चेंज। कितना एटोमिसिटी? बोले 1 एटोमिसिटी, तो कुल मिला के 1। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली आप देखो, अब सेकेंड टाइप के डिस्प्रपोर्शनेशन में आते हैं, और वो है आपका बेटा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स में खास हो है कुछ। अब तक देखो, आपने देखा कि आपके रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स थे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, दूसरा रिड्यूस हो रहा था। यही हो रहा था ना, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे। बट इस बार मॉलिक्यूल एक ही होगा। एक ही मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उन दोनों में से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। फर्क जो है ध्यान से समझ लो। इस बार एक ही मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट होंगे, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। ये होगा। फिर से देखो देखो देखो, एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एलिमेंट हैं। सल्फर जो कि पहले +6 में था, वो चला गया +4 में। आप ध्यान से देखो तो इसका हुआ क्या? बोले सर इसका तो हो गया है रिडक्शन। हाँ बिल्कुल रिडक्शन हुआ है। पर वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का देखो बच्चा, ये पहले था -2 में और अब चला गया यहां पर देखो 0 में। तो -2 से 0 तक चला गया, तो इसका हो गया है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो आप यहां पर क्लियरली फर्क देख पा रहे होंगे, डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि एक मॉलिक्यूल में 2 चीजें हैं, दोनों में से एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिडॉक्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सेम देखो बेटा PCl5 में हो रहा है। PCl5 में एक फास्फोरस है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +5 है। फास्फोरस को देखोगे तो +5 से ये +3 में जा रहा है ना। +5 से अगर +3 में जा रहा है तो इसको बोलेंगे आप लोग रिडक्शन। इसका हो रहा है रिडक्शन, राइट। और वहीं पर अगर क्लोरीन की बात कर लोगे तो क्लोरीन बच्चा -1 से लेके जा रहा है 0 तक, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आइए इसका समझते हैं कि इसमें इस बार एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होगी। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर PCl5 दिया हुआ था, वहां से आपको PCl3 तक और Cl2 तक जाना था। +5 यहां पर था, +3 यहां पर था। सिंपली आप इतना देख लो कि कितने का चेंज हुआ है, बस 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। बोले सर यही हो गई इसकी, यही हो गया इसका एन फैक्टर, बस हो गया खत्म। तो किसी एक का देख लेना, अरे फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी एक का देख लेना। यहां पर अब आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई फास्फोरस का भी देखेंगे, क्लोरीन का भी देखोगे। दोनों का देखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा, आप सिर्फ फास्फोरस का देख लो, सफिशिएंट है, आंसर आ चुका है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो क्लोरीन का भी देखना चाहेंगे, ऐसे क्या बात है, मतलब क्या यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसको नहीं देखेंगे क्या? देखो देखने की जरूरत तो नहीं है, आपकी मर्जी है, देखना चाहो तो ठीक है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बात यह है, कमी तो है नहीं। चलो आओ फिर लगा लेते हैं। आओ देखो देखो बेटा, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, और यहां पर लगा के 0 है, ये भी पता है। पर ध्यान से देखो कि क्लोरीन क्या सिर्फ एक ही जगह जा रहा है या फिर एक से ज्यादा जगह जा रहा है? जा रहा है। यहां पर भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है। मजे की बात देखो कि क्लोरीन 5 क्लोरीन्स हैं जो कि -1 में है, यहां पर 3 क्लोरीन है जो कि -1 में है। क्वेश्चन ये है, क्या -1 से -1 में जाने पर कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है? कुछ भी चेंज नहीं होता भाई। ये भी -1 में था, ये भी -1 में था, बोले कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज तो सिर्फ 2 क्लोरीन ने किया है, 5 में से 3 क्लोरीन जैसे थे वैसे ही रह गए, उस 5 में से सिर्फ 2 क्लोरीन है जो कि चेंज करते हैं।
तो आप चेंज देख रहे हो, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का चेंज करते हैं, वो भी 2 क्लोरीन ने चेंज किया है, तो कुल मिला के हो गया n फैक्टर 2। मैं कहता था ना यहां पर भी 2 आएगा, वहां पर भी 2 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहे फॉस्फोरस के थ्रू कैलकुलेट कर लो या फिर क्लोरीन के थ्रू कर लो, ठीक है। चलो आओ, चलो आओ बेटा, ऐसे ही आओ अगले वाले रेडॉक्स में आ जाते हैं। अब इस रेडॉक्स को भी पहचानो, समझो क्या है ये। इस रेडॉक्स में हुआ क्या है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें दोनों की दोनों एटम, 2 एटम से, मतलब एक से 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, 2 कैटेगरी के हैं और दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर कभी दोनों रिड्यूस हो जाएं। जब एक कंपाउंड में 2 चीजें हैं और दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएं या फिर दोनों रिड्यूस हो जाएं, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेडॉक्स, ठीक है। आओ समझते हैं इसमें कैसे हुआ बच्चा। Fe का देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पहले तो एक कंपाउंड, ये रहा पूरा कंपाउंड है ना, और इस कंपाउंड में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? बोले सर एक तो Fe है, दूसरा सल्फर है। हाँ, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है, सल्फर का -1 है। अगर आप Fe के पीछे पढ़ोगे तो यहां पर Fe2O3 है। Fe के पीछे पढ़ोगे तो Fe जो है कि +2 से लेके +3 तक की जर्नी तय कर रहा है। कितनी? +3 तक की जर्नी तय कर रहा है। एक Fe +2 से लेके +3 तक जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है और एटॉमिसिटी इज 1, इट मींस इट इज इक्वल टू 1। पर अगर सल्फर की बात करोगे बेटा तो देखो Fe, सुन लो, Fe कर क्या रहा है? वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यस और नो। और वहीं पर बात की जाए कि सल्फर क्या कर रहा है, तो सल्फर भी भाई ऑक्सीडेशन कर रहा है। जरा ध्यान से देख लो, -1 से लेके +6 तक जाना मतलब ऑक्सीडेशन करना। ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। ध्यान से सुन लो, एक कंपाउंड में 2 चीजें हैं और दोनों ऑक्सीडाइज हो रही हैं, दोनों ऑक्सीडाइज हो रही हैं बेटा, इसका मतलब है ये कंपाउंड रेडॉक्स है। इसकी n फैक्टर की कैलकुलेशन अलग होती है। क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज किए और कितने इलेक्ट्रॉन तो बेटा सल्फर ने लूज किए, वही काउंट कर लो। देखो -1 से +6 तक आना है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। -1 से +6 तक आना है मतलब -1 से पहले 0 पर जाना है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, मतलब कुल मिला के एक सल्फर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 7। एक सल्फर ने 7 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 सल्फर मिलके 14 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा, तो वो हो जाएगा n फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1 तो इसने कर दिया था और 14 इसने कर दिया, कुल मिला के 15। आओ इसको एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा, एक और एग्जांपल समझते हैं, क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। ध्यान से देख लो, FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट, अरे FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट, ठीक है। अब यहां पर फेरस ऑक्सिलेट में ये जाता है Fe2O3 तक और जाता है CO2 तक। बेटा जी, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहां पर Fe2+ से 3+ में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया। कार्बन +3 से +4 पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया, पर इसकी एटॉमिसिटी देखो कितनी है, 2 कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मजे की बात यह रही कि इसने भी ऑक्सीडेशन करा और इसने भी ऑक्सीडेशन ही किया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लॉस ही किया। तो पूरे मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए तो टोटल लॉस कितना हुआ भाई? बेटा जी टोटल लॉस हो गया है 1 यहां से और 2 वहां से, इट विल बिकम इक्वल टू 3। इजी। तो क्या आपको अब तक क्लियरली समझ में आया बच्चा कि सिंपल रेडॉक्स क्या था? हाँ, एक मॉलिक्यूल अलग, दूसरा मॉलिक्यूल अलग था, इसका अलग से निकालते थे, इसका अलग से निकालते थे, ठीक है। कंपाउंड रेडॉक्स, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स क्या था? एक ही मॉलिक्यूल था, उसमें 2 चीजें थी, किसी एक का भी निकाल लो तो काम चल जाता था, है ना। कंपाउंड रेडॉक्स क्या होता है? एक कंपाउंड है, उसमें 2 चीजें हैं, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रही हैं, तो दोनों के अलग अलग n फैक्टर निकाल के ऐड कर दो। अब आखिरी और आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। आखिरी
वही आता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इसमें करते क्या है हम लोग कि एक मजेदार बात है कि यहां पर बच्चा H2O2 को पहले लेता हूं मैं। मजेदार बात है यहां पर यह है कि इसमें जो एलिमेंट, अब तक मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, अब बात एलिमेंट की करूंगा। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा वही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा। मतलब क्या है कि एलिमेंट एक ही टाइप के हैं और एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा। बस ये इतना ही होता है। आओ देखते हैं। तो H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और -1 से ये H2O और O2 तक जाता है। आपको पता है बच्चा कि -1 से -2 तक और 0 तक की जर्नी है। यू ऑल नो वेरी वेल कि -1 से लेके -2 तक जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? एटॉमिसिटी 2 थी। बोले सर एक बात बताओ, वो छोड़ो, पहले तो यही बता लो, -1 से अगर -2 तक गया तो बोले क्या? रिडक्शन। रिडक्शन। -1 से 0 तक गया बोले क्या? ऑक्सीडेशन। बड़ी कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है बच्चा। इसमें आप ध्यान से देखो, अगर आप ये एनालाइज करोगे, क्वेश्चन पूछोगे इससे, बोले ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो आंसर में फैक्टर के लिए एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट से निकाल के आता है। वो फॉर्मूला सिंपली मैं बता दूं, ये होता है कि n फैक्टर इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 क्या होता है? n1 प्लस n2 ये होता है। बोले सर एक बात बताओ, इसमें n1 और n2 क्या है? फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत इजी है, n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसमें n1 और n2 है क्या? देखो वही कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चा, इसमें ना ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और -1 से गया है -2 तक, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज किया है, बट कितनी एटॉमिसिटी है बच्चा? यहाँ पर एटॉमिसिटी है 2, तो ये हो गया है कुल मिला के 2, ये हो गया n1। अब यहां पर इसके लिए देखो जरा, ये -1 से पहुंचा है 0 तक, अगेन एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है, तो ये हो गया 2। इट मींस कि बच्चा n1 की वैल्यू भी 1 आती है, इसके केस में n1 की वैल्यू भी 2 आती है और n2 की वैल्यू भी 2 आती है। अब अगर नेट n फैक्टर की कैलकुलेशन करूंगा तो फॉर्मूले पे जरा लगाओ, वहां पर फॉर्मूले पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 और होता है खत्म मामला, 1 इज द योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स के लिए n फैक्टर। अब समझाता हूं बच्चा आपको कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई रिएक्शन दे दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखो अगर P4 से लेके देखो क्या है ये, फिर से जरा ध्यान देंगे आप लोग। P4 मतलब एटॉमिसिटी इज 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, वहां से गया है -3 तक और यहां से गया है +1 तक, तो P4 ही है, फॉस्फोरस ही है जिसका की रिडक्शन हो रहा है, और यही है बेटा, यही है जिसका की ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि कितने का चेंज है, यहां पर कितने का चेंज है, बोले 3 का, 3, और क्या एटॉमिसिटी हुई है बेटा, बोले 4 है, कुल मिला के n1 की वैल्यू आ गई है 12। इधर आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा बच्चा आपको कि ये जो फॉस्फोरस है 0 में है, पर यहां पर ये +1 में है, मतलब 1 का चेंज आ रहा है, 0 से लेके +1 का चेंज आ रहा है, और एटॉमिसिटी की वैल्यू आ गई है 4 का मतलब n2 की वैल्यू 4। ये है n1 और ये है n2। आओ फॉर्मूला लगा देते हैं चुपचाप से। फॉर्मूला क्या था बच्चा? n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो मामला खत्म है। आओ जरा देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा बच्चा 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, इट विल बिकम इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 16। अगर आप काटना चाहो तो मैथमेटिकली इसको काट सकते हो। 1 जा से 4 बार गया, मतलब 4 से 4 टाइम्स गया, और ये 4 3 जा, तो आंसर इज 3। तो कैलकुलेशन आ गया है, n फैक्टर इज 3। दिस वॉज ऑल अबाउट n फैक्टर कैलकुलेशन।
आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं बच्चा। हमने सीखा कि एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ H प्लस रिलीज। एक बेस का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ OH रिलीज्ड। एक सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल रेडॉक्स में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल का अलग से निकालो, दूसरे का अलग से निकालो, सबके अलग अलग एन फैक्टर होते हैं। एक रेडॉक्स होता है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रेडॉक्स, उसमें किसी भी कोई एक मॉलिक्यूल था, उसमें दो एटम थे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, एक रिड्यूस हो रहा था, किसी भी एक का निकाल लोगे तो बात बन जाएगी। एक रिएक्शन थी जिसका नाम था कंपाउंड रेडॉक्स। कंपाउंड रेडॉक्स में एक पूरा कंपाउंड, उसमें दो एलिमेंट थे, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे थे या फिर दोनों रिड्यूस हो रहे थे। अगर दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दोनों का अलग अलग एन फैक्टर निकालो और दोनों को फिर ऐड कर दो, तो टोटल एन फैक्टर हो जाता है। और मजे की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात थी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स, जो कि कुछ यूं थी कि ऑक्सीडेशन भी एक ही एलिमेंट का होगा, रिडक्शन भी उसी एलिमेंट का होगा, और एन फैक्टर के लिए N1 निकाला, N2 निकाला और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया और आ गया। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा जी, बाय बाय।